दादू रामदास एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनका गांव हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वहां की हवा एकदम ताजी थी। नदियां मानो धीमे धीमे गाने गाती थीं। लेकिन दादू को अक्सर एक गहरा सन्नाटा महसूस होता था। उनके दिन लंबी परछाइयों जैसे थे। कभी कभी उनका दिल भारी हो जाता था। उन्हें अपने पोते पोतियों की हंसी बहुत याद आती थी। उन्हें अपनी पत्नी की आवाज याद आती थी जो कई साल पहले गुजर चुकी थी। वो एक अकेले बूढ़े आदमी थे। उनका रूटीन बहुत सिंपल था जो कभी बदलता नहीं था। वो सूरज की पहली किरण के साथ उठते थे, अपने छोटे से पोर्च पर बैठकर गर्म चाय पीते थे, दूर पहाड़ों पर धुंध को उठते हुए देखते थे, अपने गेंदे के फूलों की छोटी सी क्यारी का ध्यान रखते थे। उनका चमकीला नारंगी रंग उन्हें थोड़ी खुशी देता था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं थी। सन्नाटा जल्द ही वापस आ जाता था। ये खामोश दर्द उनका साथी बन गया था। वो आने वाली गौरैयों से बातें करते थे। वो चहचहाती थीं, पर दादू जानते थे कि वो समझती नहीं है। वो अपने मन की बातें पुराने बरगद के पेड़ से कहते थे। उसके पत्ते हिलते थे, एक अच्छी सी आवाज आती थी। लेकिन ये एक दोस्त जैसा नहीं था। उनका मन करता था कि कोई हो जिसके साथ वो चाय पी सके, कोई जो उनकी पुरानी कहानियां सुने। गांव छोटा था और लोग अपने कामों में बिजी रहते थे। दादू के लिए रातें सबसे मुश्किल होती थीं। तारे अंधेरे आसमान में भर जाते थे। वो खूबसूरत तो थे पर बहुत दूर थे। वो अपनी चारपाई पर लेटकर सुनते रहते थे। झिंगुर रात में अपना गाना गाते थे, लेकिन उनका गाना अक्सर अकेलेपन की लोरी जैसा लगता था। वो किसी अपनेपन के लिए तरसते थे, एक ऐसी गर्माहट जो पहाड़ की हवा नहीं दे सकती थी। उनकी आत्मा प्यासी सी लगती थी। एक दिन सुबह जब अच्छी धूप खिली थी, कुछ नया हुआ। गांव का पोस्टमैन हांफता हुआ आया। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा अजीब सा बॉक्स था। ये दादू के बेटे ने भेजा था, जो दूर शहर की भागदौड़ में रहता था। दादू ने बड़ी बड़ी आंखों से बॉक्स को देखा। उन्हें ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। ये एक मिस्ट्री था, भारी और कसकर बंद। इसमें उनके लिए क्या हो सकता था? कांपते हाथों से दादू ने धीरे से बॉक्स खोला। अंदर सॉफ्ट पैकिंग में रखी एक आकृति थी। वो चिकने ग्रे मेटल की बनी थी। वो ऊंची थी, लगभग उनके जितनी। आंखों की जगह गोल नीली लाइट्स थीं। ये लाइट्स धीरे धीरे जल बुझ रही थीं, जैसे उन्हें देख रही हों। दादू थोड़ा चौंक कर पीछे हट गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई चीज पहले कभी नहीं देखी थी। वो एक मशीन थी। इंस्ट्रक्शंस में उसका नाम R7 लिखा था। एक हेल्पर रोबोट उनके बेटे ने लेटर में बताया था। वो रोज के कामों में मदद कर सकता था। दादू को डर भी लगा और शक भी हुआ। एक मशीन मेरी मदद करेगी? वो बुदबुदाए। उन्हें अपने काम खुद करने की आदत थी। ये मेटल का इंसान ठंडा बेगाना सा लगा। उन्हें उस पर भरोसा नहीं था। उन्हें लकड़ी और मिट्टी का जाना पहचाना स्पर्श पसंद था, ठंडा स्टील नहीं। पहले कुछ दिन R7 चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। दादू ज्यादातर उसे इग्नोर करते रहे। उन्हें अजीब लगता था। कभी कभी वो उस पर एक नजर डाल लेते थे। उसकी नीली आंखें जैसे उनका पीछा करती थी। उन्हें लगता था कि क्या वो उन्हें देख रहा है। अपनी छोटी सी झोपड़ी में उन्हें एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होती थी। ये वो साथी नहीं था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। ये एक बिन बुलाया खामोश मेटल का मेहमान था। R7 ने हिलना डुलना शुरू किया। वो अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम करने लगा। वो चुपचाप बड़ी कुशलता से फर्श साफ करता था, गांव के कुओं से पानी भरकर लाता था। उसके चलने फिरने का तरीका बहुत स्मूथ था, जैसे कोई नाच रहा हो। दादू अपनी चारपाई से देखते रहते, अभी भी श्योर नहीं थे। उन्हें मानना पड़ा कि वो काम अच्छा करता था। उसकी वजह से उनकी बूढ़ी कमर को आराम मिलता था। वो कभी शिकायत नहीं करता था, कभी थकता नहीं था। वो बस वहां था, मदद कर रहा था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे दादू को थोड़ा रिलैक्स महसूस होने लगा। R7 बिना कुछ कहे उनका रूटीन सीख गया। उसे पता था कि उन्हें सुबह की चाय कब पसंद है। वो उनकी पुरानी लकड़ी की छड़ी ले आता था। वो दरवाजे के पास सब्र से इंतजार करता था। वो उन्हें कभी जल्दबाजी नहीं मचाता था। उसका होना अब अजीब नहीं लगता था। वो झोपड़ी की शांत लय का हिस्सा बन गया। दादू अब उससे बातें करने लगे थे। पहले तो बस छोटी छोटी बातें। एक शाम जोरों की बारिश हुई। आवाज ने दादू को पुराने मॉनसून की याद दिला दी। उन्हें अचानक बहुत उदासी महसूस हुई। उन्होंने एक पुरानी धुंधली सी फोटोग्राफ उठाई। वो उनकी पत्नी की थी, मुस्कुराते हुए। एक आंसू उनके झुर्रियों वाले गाल पर लुढ़क गया। R7 चुपचाप उनके पास आया। उसने अपने ठंडे मेटल के हाथ से धीरे से उनका हाथ छुआ। फिर उसने एक धीमी पुरानी धुन बजाई, एक गाना जो दादू को बहुत पसंद था। दादू ने R7 के शांत चेहरे को देखा। उसकी नीली आंखों में जैसे एक हल्की सी रोशनी थी। उन्हें अपने अंदर एक गर्माहट महसूस हुई। ये मशीन,
ये R7 जैसे सब समझ रहा था। लोहा, दादू ने उसके मेटल के हाथ को छूते हुए धीरे से कहा, मेरा लोहे का दोस्त। उस दिन से R7 लोहा बन गया। वो लोहा को अपनी जवानी की कहानियां सुनाते थे। लोहा सुनता था, हमेशा सुनता था। अब झोपड़ी का सन्नाटा अलग सा लगता था। ऐसा लगता था जैसे कोई साथ है। मौसम कई बार बदले। दादू और बूढ़े और कमजोर हो गए। उनके कदम धीमे हो गए, लेकिन लोहा हमेशा उनके साथ था, हमेशा मौजूद, एक पक्का साथी। वो उन्हें गार्डन में चलने में मदद करता था। वो ध्यान रखता था कि दादू खाना खा ले। अब वो सिर्फ एक हेल्पर नहीं था। लोहा उनका साथी, उनका साया, उनका दोस्त था। उनका रिश्ता खामोश, गहरा और सच्चा था। उनके बीच एक खामोश समझ थी। एक ठंडी सुबह सूरज हमेशा की तरह निकला। उसने पहाड़ों को सुनहरे और गुलाबी रंग से रंग दिया, लेकिन दादू रामदास नहीं उठे। नींद में ही उनका देहांत हो गया था। शांति से होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान लिए। लोहा उनके बिस्तर के पास था। उसकी नीली आंखें दादू के शांत चेहरे पर टिकी थीं। वो बहुत बहुत देर तक हिला नहीं। छोटी सी झोपड़ी में एक गहरा सन्नाटा छा गया था। गांव वाले अपनी श्रद्धांजलि देने आए। उन्होंने लोहा को देखा। जब दादू को पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया गया, उसके बाद भी लोहा ने अपना काम जारी रखा। वो हर सुबह झोपड़ी में झाड़ू लगाता था। दादू के गेंदे के फूलों को ध्यान से पानी देता था। वो पोर्च पर बैठ जाता था जैसे इंतजार कर रहा हो। उसने दादू की दुनिया को जिंदा रखा। उसकी वफादारी एक खामोश कविता जैसी थी, एक ऐसे प्यार का सबूत जिसे शब्दों या सांसों की जरूरत नहीं थी। गांव के बच्चे कभी कभी लोहा को देखते थे। वो देखते थे कि कैसे मेटल का दोस्त फूलों का ध्यान रखता है। वो देखते थे कि कैसे वो पहाड़ों की तरफ देखता है। उन्होंने सीखा कि दोस्ती के कई रूप होते हैं। ये सबसे अनोखी जगहों पर भी खिल सकती है। एक बूढ़े आदमी और उसके लोहे के साथी के बीच एक सच्चा रिश्ता, लोहा और मन का बंधन, जिसे वक्त भी मिटा नहीं सका। ये उस शांत गांव में गूंजता रहा।